नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तराखंड के देहरादून के थानो गांव को दुनिया ने नक्शे पर लेखक गांव के रूप में जगह मिली है। लेखकों को प्रकृति की गोद में शांत वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया यह अभिनव गांव साहित्यकार, लेखक और राजनेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के दिमाग की उपज है। इस लेखक गांव में फिलहाल 50 बीघा क्षेत्र में 12 लेखक कॉटेज बनाए गए हैं। इस पर हिमालय फाउंडेशन का ये लेखक गांव देश का पहला लेखक गांव है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लेखक गांव के जो 5 दिन का उत्सव 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुआ है और जिसका उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी की अध्यक्षता में हुए इसकी शुरुआत में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के और देश और दुनिया के तमाम लोग उपस्थित हुए। लगभग 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे और 65 देशों के लोग इससे कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़े हैं। देश के हर कोने से यहाँ पर 500 से भी अधिक साहित्यकारों ने 3, 4, 5 दिनों तक लगातार विमर्श किया है। हम लेखक के कुटीर बना रहे हैं। एक बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पर जिसमें 1 लाख पुस्तकें पहले चरण में होंगी। अभी शुरुआत हो रही है। ऑडिटोरियम बन रहा है। लेखक अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है। नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसे बहुत ही आकर्षक, जब पेड़ लोगों से बात करेंगे और उसके निदान करेंगे, ऐसा वो गंतव्य है रचनाकारों का। तो मुझे भरोसा है कि जो हर वर्ष ये 3 प्रकार के उत्सव होंगे, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे 3 प्रकार के शिखर सम्मान भी स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको लेखक गांव थानो, जो देश का पहला लेखक गांव है, आप सबको मैं वहां पर विनम्रता से आपको आमंत्रण देता हूं कि आप अपनी रचना को वहां पर एक दिशा देंगे और आपकी रचनाशीलता से न केवल इस देश बल्कि दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस दुखद घटना का संज्ञान लिया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराना शुरू कर दिया है। ये कहां पर हुआ और कैसे घटना हुई है, किन-किन वाहनों के बीच में हुई और क्या स्थिति है? आज ये सुबह की सूचना थी कि थाना बिलग्राम क्षेत्र में डीसीएम का एक ऑटो के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो अभी सूचना मुझे मिली है, कंफर्मेशन के लिए मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ पे, 5 लोगों की मृत्यु होना अभी कंफर्म हुआ है और कुछ लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। हमारे जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं। उनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं और वहाँ पे स्थिति को देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो डीसीएम है उसको भी चेक किया जा रहा है। मैं मौके पर स्वयं निकल रहा हूँ और जो भी स्थिति वहाँ पर होगी अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट बैठक में 2 साल के कार्यालय के लिए पुलिस महानिदेशक डीजीपी की स्थायी तैनाती की अनुमति देने के निर्णय ने बड़े पैमाने पर हंगामा मचा दिया है। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पहले ये स्थापित प्रक्रिया के तहत डीजीपी उम्मीदवारों का एक पैनल केंद्र सरकार को भेजा जाता था, जिसमें अंतिम चयन के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती थी। हालांकि नए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र की मंजूरी के बिना डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस बदलाव ने राजनीतिक आलोचकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। हॉर्नबिल टीवी ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार शंकर श्रीवास्तव से उनकी राय जानने के लिए एक विशेष रूप से बातचीत की है। इस विवादास्पद निर्णय पर उनका दृष्टिकोण जानने के लिए हमारे साथ आइए।
डीजीपी को लेकर कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें ये अधिकार अब इस सरकार को ही यानी कि यूपी गवर्नमेंट को ही ये अधिकार होगा कि डीजीपी की तैनाती यहाँ से हो। हालांकि अभी तक ये होता था कि डीजीपी तैनाती के लिए जब डीजीपी को तैनात किया जाता था एक नामों का पैनल भेजा जाता था केंद्र सरकार में, उसके बाद नाम फाइनल होने पे ही डीजीपी की तैनाती होती थी। लेकिन अब जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है अब ये अधिकार यूपी सरकार के पास ही रहेगा। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी हमारे साथ मुझसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि वो इस जो पास हुआ है कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ उसको वे किस वे में देखते हैं। सर, अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी सोमवार को। कैबिनेट की बैठक में एक नया प्रस्ताव पास हुआ, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही, खास तौर से विपक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी, वो आरोप लगा रहा है कि अब पुलिस का अपने तरीके से यूपी सरकार जो इस्तेमाल करेगी। हालांकि सरकार का अपना दावा है कि 2006 का जो कोर्ट का फैसला था, जो फैसला आया था उसका इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बताइए पहले कौन सी सरकार है जिसने डीजीपी या पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से नहीं किया है? ये तो सिर्फ एक आई वॉश है कि डीजीपी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे आएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट के उससे आएगा। पहले भी स्टेट गवर्नमेंट की पसंद ही होती थी डीजीपी जो भी होता था। तो इसलिए ये कोई कैबिनेट का डिसीजन कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है। ये पहले भी सरकार जो मुख्यमंत्री चाहते थे, जो कैबिनेट चाहती थी, वही डीजीपी बनता था, उसी के नाम भेजे जाते थे, चयनित नाम भेजे जाते थे और जिसको चाहते थे वही डीजीपी बनता था। कभी ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होगा मैं डीजीपी हमारी तरफ से जाएगा? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए ये तो एक सिंपली उसकी बात है जिसको घुमा फिरा के बात को दोबारा कहा गया है कि डीजीपी पहले भी सरकार का ही बनता था, आज भी सरकार का बनेगा। और कोई भी सरकार आएगी, चाहे समाजवादी पार्टी आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी आए, डीजीपी या पुलिस का इस्तेमाल अब सरकार अपने हिसाब से ही करती है। आपने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल सरकार अपने हिसाब से करती है, लेकिन हमेशा पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं या पुलिस लगातार कहती रही कि सरकार के दबाव में नहीं रहते, वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और आपने अभी कहा कि ये हमेशा से होता रहा और हमेशा होता रहेगा। लेकिन ऐसे माहौल में जब विपक्ष लगातार जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो सरकारी मशीनरी है, खासतौर से पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है एक पक्ष को प्रभावित करने के लिए। ऐसे माहौल में इस तरह का फैसला लेना, क्योंकि इस फैसले को लेकर जो समाजवादी पार्टी है वो काफ़ी आलोचना कर रही सरकार की। ये बताइए कि कभी आज से पिछले 3 दशक 4 दशक में उठा के देख लीजिए इतिहास को, कि कभी ऐसा हुआ है कि डीजीपी सरकार के दबाव में नहीं रहा हो? कोई भी डीजीपी आ जाए, कितना दबंग डीजीपी आ जाए, वो सरकार के दबाव में ही रहता है, सरकार के अधीन ही काम करता है। तो वो सरकार के बगैर किसी मर्जी के काम नहीं कर सकता। डीजीपी के कोई भी हो, चाहे कितने भी अच्छे बड़े से बड़े डीजीपी आए हो और दबंग डीजीपी आए हो, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट डीजीपी आए हो, लेकिन वो सरकार के हिसाब से काम करता है, जो सरकार चाहते वही काम करता है। आपने कहा सरकार के हिसाब से ही डीजीपी काम करता है। आखिर इतनी देरी क्यों हुई कि 2006 का जो फैसला था, कोर्ट का फैसला था, वो सरकार अब उसको फॉलो कर रही है? आखिर अभी तक क्या वजह थी कि अभी तक उसमें देरी क्यों हुई? जाहिर सी बात ये देरी हुई तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने से बात आ रही कि केंद्र सरकार या फिर यूपी सरकार में कहीं कुछ आपसी मतभेद है और यही वजह है कि यूपी सरकार ये अधिकार अब अपने पास रखना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी तक जो भी होता आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने कोई भी काम किया हो और उसके लिए दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ा हो या विपक्ष ने कुछ भी काम किया हो। तो इसलिए ये भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं मुद्दा नहीं है कि सरकार अगर कोई अंदर खाने में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कि वो किया गया है। ये होना है, ऐसे ही होना ही था, ऐसा होता है, ऐसे ही होता रहेगा आगे भी। आपने कहा फिर होता रहेगा, मैं फिर आपकी बात का कह रहा हूँ कि जैसे पुलिस का इस्तेमाल इस समय आज के परिवेश में हो रहा है, पुलिस पे गंभीर आरोप लगते हैं और पुलिस ही यूपी में पुलिस क्या कर रही है किसी से छिपा नहीं। किसी के घर गिराने की बात हो या बुलडोजर की बात हो या तमाम ऐसे फैसले जिसमें सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ता है कि ये गलत है। अभी हाल ही में अभी आपने देखा मदरसा जो बोर्ड था उसको भी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर एक हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह होती है, गलत है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ है जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, ऐसा सरकार कोर्ट के फैसले को भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। जब उसको करना होता, मान लीजिए 6/7/2006 का फैसला है कोर्ट का और उसके बाद सरकार को उस समय ज़रूरत नहीं लगी कोर्ट के फैसले को इस्तेमाल करने की, तो उसने आज इस्तेमाल किया उसको। तो ये तो सरकार और कोर्ट का, देखिए ऐसा कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, सरकार कब इम्प्लीमेंट कब एग्जीक्यूट करना है वो सरकार के हाथ में रहता है। तो अभी मदरसे वाला भी तो क्या मानते, क्या सरकार की कहीं गलती थी जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको रद्द करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? कोई गलती नहीं थी, सरकार की कोई गलती नहीं थी। आदेश हाई कोर्ट ने कोई भी उस पर कोई वो किया है तो अब देखिए सरकार अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। जब सरकार की मर्जी होगी, जब उनको लगेगा सही समय है इसको इस्तेमाल करने का, तब इस्तेमाल कर लेगी। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं सरकार अपने हिसाब से जो चाहे वो करे, सरकार वही 100% ऐसे ही सरकार अपने हिसाब से काम करती है। कोर्ट चिल्लाता रहेगा, सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी। विपक्ष चिल्लाता रहे, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। सरकार जो चाहेगी वो डीजीपी आएगा, सरकार जो चाहेगा वो चीफ सेक्रेटरी आएगा। इसलिए सरकार से बढ़कर कुछ नहीं है, ये मान के चलिए आप।
देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट शेखर श्रीवास्तव जी हैं, जिनका साफ कहना है विपक्ष चाहे जितना आरोप लगाए, कोई कितना कुर्त कर ले और कोर्ट चाहे जो भी आदेश, लेकिन जब तक सरकार जो चाहेगी, सरकार का मन जब होगा उसी हिसाब से कोर्ट का आदेश हो या विपक्ष जो भी आरोप लगाता है उससे उसका कोई मतलब। लेकिन ये ज़रूर है, सरकार अपने हिसाब से, चाहे कोर्ट का आदेश हो या कुछ भी हो, अपने हिसाब से उसका इम्प्लीमेंट कब करना है वो अपने ही हिसाब से करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने प्रकृति की जीवन दुनिया अनुभव पहल के तहत इको टूरिज्म सीजन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि सरकार आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित प्रकृति मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य पर्यटन स्थल जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। 2023-24 सीजन में पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले वृद्धि देखी गई। 2024-25 सीजन के लिए इको टूरिज्म 6 नवंबर से शुरू होगा और भविष्य में यह 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार को बंदी को समाप्त कर दिया गया है ताकि पर्यटक पूरे सप्ताह रिजर्व का आनंद ले सकें। सरकार ने पिछले साल की तरह पर्यटक शुल्क बनाए रखा है और सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया है, जिसमें स्वागतम किच किच इंटर कैंटीन का नवीनीकरण और 30 स्थायी कर्मचारियों को हाउसकीपिंग और कुकिंग की ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा नए पर्यवेक्षण क्षेत्रों और उपकरणों जैसे बाइनोकुलर और स्पोर्ट स्कोप की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विगत इको टूरिज्म सत्र में 23-24 में पर्यटकों की संख्या में पूर्व वर्षों के सापेक्ष काफ़ी वृद्धि हुई। सन 22-23 में जितने पर्यटक हमारे इन जगहों पर जाते थे उससे लगभग जोड़े से दुगने पर्यटक हमारे 23-24 में पहुँचे। तो मैं कहूँगा यूपी के अंदर इको टूरिज्म में महत्वपूर्ण योगदान हमारे पर्यटकों का है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इको टूरिज्म सत्र 23-24 में मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पर्यटन हेतु उचित जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म सत्र 10 दिन बढ़ाते हुए, हर बार ये पहले 15 जून को बंद हो जाता था, लेकिन हमने 25 जून तक के लिए इसे किया। पर्यटकों द्वारा इस अवसर का स्वागत करते हुए काफी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे हैं। इको पर्यटन सत्र 2024-25 में सूचनाओं का तकनीकी विश्लेषण तथा पर्यटन सत्र हेतु आवश्यक तैयारी की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सत्र 2024-25 दिनांक 6/11/24 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यानी कल से हमारे सभी टाइगर रिजर्व और अन्य इको टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं वो सब आम जनता के लिए खुल जाएंगे, हमारे टूरिस्ट के लिए खुल जाएंगे। भविष्य में हम 1 नवंबर से पर्यटन सत्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि फुल डे सफारी के लिए भी एक निश्चित संख्या में वाहनों की अनुमति प्रदान की जा सके, जिससे लोग ऑक्सीजन बाग के साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी आनंद ले सकें। देश शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आमतौर पे एंट्री में टिकट होता है, लेकिन हमने पिछले कई सालों से कोई वृद्धि नहीं की है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के आने में वृद्धि हो, हमारे टूरिस्ट के आने में वृद्धि हो और इनका जो एंट्री फीस है वो ना बढ़ाई जाए। पर्यटकों को प्रवास के दौरान उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी टाइगर रिजर्व में विशेष मरम्मत अभियान चलाकर स्वागत कक्ष, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैंटीन, जन सुविधाएं आदि को नवीनीकृत किया गया है। पर्यटकों की सेवा हेतु 30 अतिथि कार्यकर्ता मतलब हॉस्पिटैलिटी स्टाफ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हाउसकीपिंग एवं कुकिंग संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन माह अक्टूबर में किया गया है।
वहाँ पे किस तरह से बात करो, कोई आए उसे कैसे समझाओ, इस सब के लिए हमने बाकायदा वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग कराई है। विभिन्न इको पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को तकनीकी, वैज्ञानिक, गुणवत्ता परक जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित नेचर गाइड को तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण इको टूरिज्म बोर्ड की सहायता से दुधवा, करतनिया घाट, पीलीभीत और रानीपुर में माह अक्टूबर में आयोजित किया गया, जिसमें द नेचुरलिस्ट स्कूल बेंगलोर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण किया गया है। हमारा जो भी गाइड हो वो लोगों को सही जानकारी दे सके, एनिमल्स के बारे में बता सके, जंगल के बारे में बता सके, और वो थोड़ा हिंदी में भी, और जो लोग अंग्रेजी में हैं उनको अंग्रेजी में बता सके, और अच्छी तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ बता सके। इसके लिए हमने उनका प्रशिक्षण कराया। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नगर निगम की टीम साफ सफाई के लिए जी जान से जुटी हुई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह घाट क्षेत्रों की सक्रिय निगरानी कर रहे हैं, नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। नगर निगम यातायात व्यवस्था पर भी कड़ी नज़र रख रही है। इस बीच लखनऊ के जिलाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हॉर्नबिल टीवी ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। में छठ पर्व को अच्छी तरह से मनाया जा सके, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पर भी पिछली बार की तरह ही अच्छी तरह से लोग यहाँ मनाने के लिए आएंगे और उनकी व्यवस्थाओं का यहाँ एक बार चेक करने के लिए हम लोग मौके पर आए हुए हैं और सभी लोग अच्छे से अपने छठ पर्व को मना पाएँ, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था, बाकी यहाँ भीड़ भाड़ होगी, उसके लिए सभी जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो किए गए हैं। छठ पूजा को लेकर लगातार नगर निगम की टीम की तरफ से तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सर क्या तैयारियां की गई नगर निगम की तरफ से छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा को लेके ये जो स्थान है लक्ष्मण मेला ग्राउंड, इसमें जो है मेन फंक्शन है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और यहाँ पे भी जो है पूरा लाइटिंग व्यवस्था पूरी हो गई है। इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था, पानी को जो गोमती नदी का पानी है उसको भी साफ़ करने के लिए किया गया है और सुरक्षा के लिए जो पुलिस प्रशासन के साथ बैरिकेडिंग होनी है या सीसीटीवी लगने हैं वो पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं। तो कल शाम तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करा ली जाएगी। जैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे त्योहारों से पहले, उसको सब पूर्ण करा लिया गया। इसके साथ साथ हमारे 68 और घाट है जहाँ पे प्रोग्राम है और अलग अलग पार्कों में है, तो वो सारे हमारे जो जोनल स्तर पे व्यवस्था है उन्होंने रिव्यू भी किया है, उसको किया है। आज जो है चीफ सेक्रेटरी सर का भी एक रिव्यू है इस सारे त्योहारों को लेके, तो हम लोग जो है कंप्लीट व्यवस्थाएं कल शाम तक पूर्ण करा लें। सर, नगर निगम की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे देखा गया और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, सैनिटाइज़र कराया जा रहा है कि नहीं? फॉगिंग होगी कि? फॉगिंग एंटी लार्वा वो रोज़ हो रही है, लेकिन कल परसों में हम लोग लेट इवनिंग में इसको पूरा सैचुरेट करेंगे। और जहाँ पार्किंग की इस तरफ जो आप देखेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमने अलग से व्यवस्था की है ताकि ट्रैफिक का कोई इशू ना आए। और इसको देखते हुए अलग अलग जगहों पे जो हमारा पार्किंग है उसको भी पूरा व्यवस्थित किया गया है। लाइटिंग की बैरिकेडिंग सफिशिएंट कर ली गई। सर, एक सवाल है, गोमती के पानी में काफ़ी काई है, इसको आप कैसे साफ़ करेंगे? कल रियलिटी चेक किया तो हॉर्नबिल टीवी ने काफ़ी काई थी, लेकिन पहले से बेहतर हो गया, अभी और कैसे इसको? अभी जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई है तो उन्होंने पीछे से पानी को छोड़ा है, तो पानी का लेवल भी राइज होगा। तो ये फिर जितना भी जो बचेगा, हमने स्कीमर लगा रखा था सुबह से, अभी वो लोग ब्रेक लिया उन्होंने, और हमने जो है नाव के साथ लोगों को उतारा है बीच में, तो ये अभी हम लोग कल शाम तक पूरा क्लीन करा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त जी, इनका साफ तौर पर कहना है जो गोमती का पानी है वो कल तक क्लीन हो जाएगा। साफ तौर पर ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो छठ पूजा की तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। सारी बेदियां बना ली गई हैं, अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग तरीके से अपनी बेदियां बना रहे हैं, क्योंकि कल से यहाँ कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आएंगे। ये देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है, जो बेदियों पर पेंटिंग हो रही है उसका काम चल रहा है। और यहाँ के जो परिवार है मिट्टी का, देखिए किस तरीके से यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? रविंदर माझी। छठ है कल, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही, 1 साल बाद आ रहा है छठ, क्या कहना, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत उत्साहित है हम लोग कि छठ मैया का पूजा करना है। अच्छा, बेदी बनाने का क्या राज होता है, कुछ बताएंगे आप? राज तो
अच्छा। वो वाइफ हैं वही बना रही है, बनाने में नहीं दे रही। ठीक है, ये देखिए एकदम यहाँ पर अलग अलग परिवार की जो लोग हैं वो वेदियाँ बना रहे हैं, क्योंकि कल यहीं पर कार्यक्रम होगा। छठ है, पूरे देश में धूमधाम से बनाया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार नगर निगम की टीम से तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।